हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग क्लास 4 के भाषा माधुरी के हिंदी बुक के लेसन 7 को करेंगे, जिस लेसन का नाम है निंदा का फल। निंदा मतलब दूसरे की बुराई करना। तो दूसरे की बुराई कोई करेगा तो उसको उसका क्या फल मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। सेठ धनीराम जी एकादशी के दिन उपवास रखते थे। अगले दिन द्वादशी को भी प्रातः किसी ब्राह्मण अतिथि को भोजन करा लेने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। उन्हें इस पुनीत कार्य में बड़ा आनंद मिलता था। एक बार एकादशी के उपवासी सेठ जी द्वादशी को प्रातः भ्रमण करके लौट रहे थे कि उन्हें मार्ग में 2 ब्राह्मण मिले। उनकी पीली धोती और माथे पर चंदन का तिलक संकेत दे रहा था कि वे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। सेठ जी ने दोनों को प्रणाम किया। उन्होंने सेठ जी को आशीर्वाद दिया। सेठ जी ने अपना परिचय दिया और पूछा, भगवान आप कौन हैं? आपका कहाँ से आगमन हुआ? एक ब्राह्मण बोला, मैं तिवारी हूँ और ये दुबे जी, हम दोनों प्रयाग से आए हैं और अगले गांव जाना है। दूसरा बोला, हम लोगों को वहां आयोजित एक यज्ञ में आमंत्रित किया गया है। एक सेठ थे, उनका नाम क्या था? सेठ धनीराम थे। तो देखो, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो महीने के जो डेट होते हैं किसी मास के, हम लोग 1, 2, 3 ऐसे करके करते हैं। वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो लोग हिसाब करते हैं। तो उसमें एकादशी और उसके नेक्स्ट डे को द्वादशी, ऐसा डेट्स भी आता है। मतलब हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। वो कैलेंडर अलग तरीके का होता है। हिंदी रिलीजन के हिसाब से, हिंदू रिलीजन के हिसाब से वो कैलेंडर बना हुआ है। ठीक है, उसमें मंथ्स के नाम भी अलग अलग होते हैं। वैशाख, ज्येष्ठ ऐसे होते हैं ना, वैसे ही डेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही एक दिन होता है, एकादशी होता है हर मंथ में। तो हर मंथ के एकादशी के दिन क्या करते थे सेठ जी? उपवास रखते थे, मतलब फास्टिंग करते थे, खाते पीते नहीं थे। और दूसरे दिन सुबह क्या करते थे? द्वादशी को कोई एक ब्राह्मण को पहले भोजन कराएंगे, ब्राह्मण को खाना खिला देते थे और तब खुद ही खाना खाते थे। ठीक है, तो ये अच्छे काम करने में उनको बहुत ही खुशी मिलती थी। तो एक दिन वो सुबह एकादशी को सेठ जी ने उपवास रख लिया और द्वादशी को सुबह प्रातः भ्रमण कर मतलब सुबह का मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे थे कि मार्ग में, रास्ते में उनको 2 ब्राह्मण मिले। वो ब्राह्मण किया किए हुए थे, पीले रंग की धोती पहने हुए थे और माथे पर चंदन का तिलक लगाए थे। जो पूजा में हम लोग चंदन की लकड़ी को घिस के टीका लगाते हैं ना, वैसे ही चंदन की लकड़ी को घिस के जो टीका बनता है उसका उन लोगों ने तिलक लगाया हुआ था, हमने टीका लगाया हुआ था दोनों ब्राह्मण ने। तो ये समझ गए कि जो ब्राह्मण जो हैं, जो कि इस तरह का ड्रेसअप करते हैं, येलो धोती पहनते हैं और तिलक लगाते हैं, वो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं। मतलब किसी की मृत्यु हो जाने के बाद वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो ये ब्राह्मण करते हैं। सब सारे कामों के लिए अलग अलग तरह के ब्राह्मण होते हैं। तो ये इस काम के लिए जो ब्राह्मण होते हैं उनको कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं। तो सेठ जी ने दोनों को प्रणाम किया। फिर पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो वो लोग भी सेठ जी को आशीर्वाद दिए, हाँ आपका भला हो, कल्याण हो बोले। फिर सेठ जी बोले, भगवान आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? तो वो लोग बोले, हम प्रयाग से आ रहे हैं, मैं तिवारी हूँ, ये दुबे जी हैं, है ना। ब्राह्मणों में क्या होता है, जो ब्राह्मण 2 वेद पढ़े होते हैं वो द्विवेदी या दुबे कहलाते हैं। जो 3 वेद पढ़े होते हैं वो तिवारी कहलाते हैं, है ना, या त्रिवेदी कहलाते हैं। जो 4 वेद पढ़े रहते हैं वो चतुर्वेदी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक ब्राह्मण ने 3 वेद का पाठ कर रखा था, वो थे तिवारी जी और एक ब्राह्मण थे दुबे जी। तो ये दोनों बोले, हम लोग प्रयाग से आए हैं। प्रयाग कौन सी जगह है? प्रयाग है इलाहाबाद में एक जगह है जहाँ के पूरा पूजा पाठ का धर्म स्थल है वो, है। तो प्रयाग से लोग आए थे और एक गांव जा रहे थे और उन्होंने कहा कि उस गांव में एक यज्ञ है, उसी में हम लोगों को बुलाया गया है, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। सेठ जी ने निवेदन किया, आज मुझे एकादशी व्रत का पारायण करना है। यदि आप दोनों भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर ले तो मैं स्वयं को धन्य समझूं। दोनों एक साथ बोले, क्यों नहीं सेठ जी, कलयुग में आप जैसे यजमानों के सहारे ही धर्म टिका हुआ है। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। अगले गांव में तो हमें संध्या तक पहुंचना है। दोनों ब्राह्मण सेठ जी के साथ उनके घर पहुंच गए। अभी भोजन तैयार होने में देर थी, इसलिए दोनों ने अल्पाहार में खूब बर्फी, रसगुल्ले व पकौड़े खाए। इसके पश्चात सेठ जी ने बोले, पंडित जी आप महानुभावों के साथ सौभाग्य से मिलता है। जब तक भोजन तैयार हो कुछ शास्त्र चर्चा ही हो जाए। एक ब्राह्मण बोला, सेठ जी मेरी भोजन करने से पूर्व स्नान करने की इच्छा है। मैं जब तक नहा लूं तब तक आप तिवारी जी से ज्ञान चर्चा कीजिए। ठीक है।
तो जब सेठ जी सुने कि उन लोग को दूसरे गांव जाना है, तो वो बोले कि आज मुझे एकादशी व्रत का पारायण करना है। पारायण क्या होता है? जब कुछ व्रत करते हैं हम लोग, उसके बाद जब उसको कंप्लीट हो जाता है, तब बहुत तरह के पकवान बना के हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं, कि किसी और जैसा हमने विचार किया है कि गरीबों को खिलाते हैं, सबको खिला विला के उसको कंप्लीट करते हैं व्रत को। ठीक है, तो यही जो है सेठ जी बोले कि कल मैंने एकादशी व्रत किया था, आज उसका पारायण करना है, व्रत को कंप्लीट करना है, तो आप लोग चलिए, हम आप दोनों को भोजन कराएंगे। हाँ, निमंत्रण दिया, माने इनविटेशन दिया। तो वो लोग बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। कलयुग में आप जैसे यजमानों के सहारे ही धर्म टिका हुआ है। मैंने देखिए अलग अलग युग होता है। हाँ, त्रेता युग क्या था? जब राम जी का समय था, वो त्रेता युग था। द्वापर युग क्या था? जब महाभारत और कृष्ण जी का समय था। अब वो दोनों युग के पहले कौन सा युग था? सतयुग था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद कौन सा आ गया? कलयुग हो गया। हाँ, कितने लाख लाख वर्षों का एक एक युग होता है। तो बोले, ये दोनों ब्राह्मण बोले अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो, कलयुग कैसा है कि बहुत ही इसमें अपराध, क्राइम होते रहते हैं। तो वो लोग बोले कि आज के कलयुग में कौन किसको अच्छा व्यवहार किसके साथ कर रहा है। ऐसे में भी आप जैसे यजमानों के सहारे ही धर्म टिका हुआ है। यजमान कौन होते हैं? जो पंडित लोग को इनवाइट करते हैं और उनसे पूजा पाठ कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो ये दोनों ब्राह्मण बोले कि आप जैसे यजमान कहाँ मिलेंगे जो बुला बुला के पंडित लोग को खाना खिला रहे हैं। तो आपके कारण ही धर्म टिका हुआ है। आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप पूरा धर्म को मानते हैं जैसे दूसरे युगों में माना जाता था। फिर दोनों ब्राह्मण उनके घर गए। अभी तो लंच बनाने में देरी थी, इसीलिए पहले उनको अल्पाहार दिया गया, मतलब नाश्ता दिया गया, स्नैक्स दिया गया। तो उसमें उन लोग बर्फी, रसगुल्ला, पकौड़ा ये सब खा लिए। फिर सेठ जी क्या बोले कि अभी तो लंच बनने में देरी है, तब तक, और आप लोग तो बहुत मुश्किल से मुझे मिले। आप महानुभाव के साथ सौभाग्य से मिलता है, मतलब आप जैसे जो महान लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को बहुत मुश्किल से सौभाग्य, मेरा अच्छा भाग्य है कि आप लोग मिले हैं। तो जब तक भोजन तैयार हो, हाँ, जब तक कि लंच तैयार होता है, कुछ शास्त्र चर्चा की जाए। मतलब आप लोग जो भी वेद उपनिषद के बाद सबका कुछ कुछ हम दोनों डिस्कस करते हैं। हाँ, ऐसे करके बोले। तो एक ब्राह्मण उसमें क्या बोला कि ये जो भोजन के पहले मुझे नहाने का इच्छा हो रहा है, हम नहा लेते हैं। दुबे जी बोले तब तक आप तिवारी जी से ज्ञान चर्चा कीजिए। नौकर ने स्नान घर में तेल, साबुन और स्वच्छ जल का प्रबंध कर दिया। दुबे जी स्नान करने चले गए। सेठ जी तिवारी जी से बोले, पंडित जी, दुबे जी तो बहुत विद्वान लगते हैं, जरा भी अभिमान नहीं, व्यक्तित्व भी सौम्य है। तिवारी जी ने नाक भौं चढ़ा लिए, बोले, सेठ जी आपको पंडित की परख नहीं, दुबे तो पूरा बैल है, बैल, कभी बुद्धि से काम नहीं लेता। सौम्य तो उसके बाप दादा भी नहीं थे, जरा सी बात पर सींग मारने को तैयार रहता है। गले में सीतारामी पहन लेने भर से कोई पंडित नहीं हो जाता। दुबे जी स्नान करके आ गए। सेठ जी ने तिवारी से पूछा, तिवारी जी आप भी स्नान करेंगे क्या? क्यों नहीं करूंगा, मैं शुद्ध रहने के लिए तीनों समय स्नान करता हूँ। सेठ जी बोले, ठीक है, आप भी स्नान कर आइए। क्या हुआ कि तिवारी जी से ज्ञान चर्चा सेठ जी करते रहे और दुबे जी नहाने गए। नहाने के पहले नौकर ने क्या किया, स्नान घर मतलब बाथरूम में तेल, साबुन और फ्रेश वाटर भर के रख दिया, उसका प्रबंध कर दिया, हाँ, अरेंजमेंट कर दिया। दुबे जी नहाने गए। तब सेठ जी क्या बोले तिवारी जी को, ये दुबे जी तो बहुत ही विद्वान लग रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, बहुत शास्त्र उपनिषद पढ़े हैं, देखो तो थोड़ा भी अभिमान नहीं है, थोड़ा भी घमंड नहीं है, व्यक्तित्व भी सौम्य है। मैंने उनका पर्सनालिटी भी बहुत ही पोलाइट और डिसेंट पर्सनालिटी है ना, बड़ी शांत शिष्ट, अच्छे विचार के, अच्छे से बातचीत करने वाले इंसान है। तिवारी जी को बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने नाक बहुत चढ़ा लिया, मैंने अपना मुंह ऐसे कर दिया गुस्सा से। ठीक है, वो बोले कि सेठ जी आप तो पंडित को पहचानते ही नहीं, पंडित की तो आपको परख ही नहीं है, ये दुबे तो पूरा बैल है, बैल। उन्होंने गुस्से से दुबे को क्या कहा, बैल के बराबर कह दिया। मतलब ये तो कभी, बैल जैसे बुद्धि से काम नहीं लेता है ना, खाली अपनी शक्ति से काम लेता है। बैल मतलब ऑक्स है ना, तो वैसे ये बोले कि ये तो बैल है, कभी बुद्धि से काम नहीं लेता है। और आप जो बोल रहे हैं डिसेंट पर्सनालिटी है, पोलाइट पर्सनालिटी, पोलाइट तो इसके पापा और दादा कोई भी नहीं थे, बाप दादा कोई भी नहीं थे, ये कैसे पोलाइट होगा? जरा सा बात मानने पर, जरा सी बात पर सींग मारने को तैयार होता है। इससे जरा बुराई कर दो या कुछ बुरी बात कर दो तो तुरंत लगता है अपने मुझसे लड़ पड़ेगा।
सींग मारने को तैयार होता है, मतलब लड़ पड़ने को तैयार रहता है। और गले में सीतारामी पहन लेने भर से कोई पंडित नहीं हो जाता। मतलब बोल रहे हैं, तिवारी जी बोल रहे हैं कि दुबे जी गले में माला पहन लिए हैं, जो पंडित जो माला पहनते हैं, क्या वो माला पहन लेने से कोई पंडित हो जाएगा? अरे पंडित को तो बुद्धिमान भी होना चाहिए, सौम्य भी होना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। तब तक में क्या हुआ, दुबे जी स्नान करके आ गए। फिर सेठ जी तिवारी जी को पूछे, आप स्नान करने जाएंगे? तो तिवारी जी ने बोला, हाँ, हम तो तीनों टाइम स्नान करते, तीनों टाइम हम नहाते हैं अपने आप को शुद्ध रखने के लिए। सेठ जी बोले, ठीक है, आप भी स्नान कराइए। तिवारी जी स्नान करने गए। सेठ जी दुबे जी की भी गहराई नापने का सेठ जी ने दुबे जी की भी गहराई नापने का विचार किया। वह विनम्र भाव से बोले, पंडित जी, तिवारी जी से खूब धर्म चर्चा हुई, बड़ा आनंद आया। वे बड़े प्रखंड विद्वान हैं, उनके कितने ऊंचे विचार है, भाषा भी मधुर है। ऐसे विद्वान देखने को कम ही मिलते हैं। प्रयाग में इनकी पंडिताई खूब चलती होगी। दुबे जी वैसे तो शांत एवं प्रसन्न थे, परंतु सेठ जी की बातों ने उनका पारा चढ़ा दिया। बोले, सेठ जी, विद्वान तो तिवारी के खानदान में आज तक कोई नहीं हुआ। क्या पुस्तकों का बोझ लादने से गधा विद्वान बन जाता है? छोटी सी छोटी समस्या का समाधान भी पुस्तकों में ही खोजते हैं। एक मंत्र तक ठीक तरह से याद नहीं है। इनके प्रयाग में भी मेरे कारण ही पूछे, यह गधा है, पूरा गधा। असल में आपको पता ही नहीं विद्वान किसे कहते हैं। सेठ जी मुस्कुराकर चुप रह गए। तो तिवारी जी जब नहाने गए तब तक में दुबे जी आ गए थे। सेठ जी सोचे कि जरा इनसे भी बात करके देखते हैं कि इनके विचार कैसे हैं, ये कितने बुद्धिमान हैं। इसलिए बोल रहे हैं ना, सेठ जी ने दुबे जी की भी गहराई नापने का विचार किया, माने उनकी बुद्धिमानी की वो परख कर रहे थे कि ये कितने बुद्धिमान है, कैसा व्यक्तित्व है। फिर वो प्यार से क्या बोल रहे हैं सेठ जी, अरे तिवारी जी से तो हम खूब धर्म चर्चा किए, बहुत नॉलेज की बातें किए, बहुत अच्छा लगा। वो तो प्रखंड विद्वान है, ये बहुत ही विद्वान आदमी, कितने समझदार इंसान है, उनका थॉट्स कितना ऊंचा ऊंचा है, कितने प्यार से मधुर भाषा में बात करते हैं। ऐसे समझदार लोग तो कम देखने को मिलते हैं। प्रयाग में इनकी पंडिताई खूब चलती होगी। मतलब जो प्रयाग शहर से आप लोग आ रहे हैं, वहां पे तो इनको पंडित का काम इनका बहुत चलता होगा। लोग इनको तो बहुत बुलाते होंगे अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए, धर्म उपदेश सुनने के लिए। तो क्या हुआ, दुबे जी तो बहुत ही ऐसे शांत एवं प्रसन्न थे, हाँ, बहुत ही कूल थे और खुश थे, पूरे शांत स्वभाव के थे। पर जैसे ही सेठ जी तिवारी जी की बात बोले, दुबे जी को तो पूरा गुस्सा आ गया। उन्होंने पारा चढ़ा लिया, मैंने पूरे गुस्से से भर गए। वो बोले, अरे सेठ जी, आप जानते नहीं है, तिवारी जी के तो पूरे खानदान में कोई विद्वान हुआ ही नहीं है आज तक। हाँ, कोई समझदार इंसान है ही नहीं। ये लोग खाली पुस्तक पढ़ लिए हैं, 3 वेद पढ़ लिए हैं, तो क्या विद्वान हो गए हैं क्या? वैसे में गधा विद्वान बन जाता है, ये बोल रहे हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा गधे के बराबर है, इसको कुछ नहीं आता है, फिर पुस्तकों का बोझ लाद लिया, 3 दिखा रहा है कि वेद पढ़ लिया तो क्या बुद्धिमान बन गया। कोई भी समस्या कोई पूछता है तो उसका समाधान ये पुस्तक में ही खोजते हैं। अरे अपनी बुद्धि भी तो यूज करनी चाहिए ना, पुस्तक से ही कहाँ आप समाधान खोजेंगे। मतलब इनको तो एक मंत्र भी अच्छे से याद नहीं रहता है। और प्रयाग में लोग इनको पंडित पूजा काम करने के लिए बुलाते हैं, तो वो भी सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि मेरी इनसे मित्रता है, मुझे लोग मानते हैं कि ये अच्छा पंडित है, मेरे कारण ही मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये भी अच्छे पंडित है, तिवारी जी भी अच्छे पंडित है, आप उनको बुला लीजिए, इसलिए लोग उनको बुलाते नहीं, तो ये तो पूरे गधे हैं। तो सेठ जी समझ गए कि ये भी ऐसे हैं, दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, दोनों ही समझदार नहीं है। सेठ जी मुस्कुराकर चुप रह गए। शीघ्र ही तिवारी जी भी स्नान करके आ गए। उसी समय नौकर ने भोजन तैयार हो जाने की सूचना दी। सेठ जी ने दोनों अतिथियों से भोजन करने के लिए अंदर चलने की प्रार्थना की। भगवान, भोजन तैयार है। दोनों ब्राह्मण भीतर गए। दरी बिछी हुई थी, उसके ऊपर सफेद चादर थी। दोनों उस पर बैठ गए। एक नौकर टोकरी में भूसा लाकर तिवारी जी के सामने और एक ने टोकरी में घास दुबे जी के सामने रख दी। क्या हुआ, उसके बाद भोजन तैयार हो गया। नौकर ने आके सूचना दी तो सेठ जी उनको पूरा पोलाइटली बोले कि भगवान, भोजन तैयार है, चलिए अंदर। दोनों अंदर गए। वहां पे एक दरी बिछा हुआ था, दरी के ऊपर पूरा साफ एक सफेद चादर बिछा हुआ था। दोनों को बैठा दिया। फिर नौकर क्या किया, टोकरी में लाके तिवारी जी के सामने भूसा रख दिया। भूसा मतलब सूखी घास जो होती है, हाँ, येलो येलो कलर की सूखी घास होती है ना, और एक टोकरी में घास लाके दुबे जी के पास रख दिया। ठीक है, भूसा होता है वो जो खेतों में, जो चावल या गेहूं के खेतों में हम लोग जो नहीं जो सूख जाते हैं उसके पौधे,
तो वो सूखने के बाद पहले गेहूं या चावल हम निकाल लेते हैं, जो सूखे हुए पौधे होते हैं वो होता है भूसा। ठीक है, तो एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने घास रख दिया। ये लोग सोचे अरे हमको तो अच्छे से खाना खाने के लिए बुलाया, भूसा और घास क्यों दे रहा है। दोनों ब्राह्मण को क्रोध से तमतमाते हुए खड़े हो गए। दुबे जी गरजे, सेठ जी घर बुलाकर पंडितों का अपमान करते हो। तिवारी जी भी आग बबूला हो गए। आप क्या हमें घास और भूसा खाने के लिए बुला कर लाए थे? आपको इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। सेठ जी ने नौकरों को आवाज लगाई। उनके आने पर वे बोले, मूर्ख, ये टोकरियां उठाओ, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? मालपुए तुम खाओगे, रसमलाई क्या मैं खाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? दम आलू व छोले किसके लिए बनाए हैं? पनीर भला कौन खाएगा? बुद्धू जल्दी रसगुल्ले निकाल कर ला। ठीक है, दोनों ब्राह्मण पूरे गुस्सा हो गए घास और भूसा देख के। हाँ, तमतमाते हुए मतलब पूरे गुस्से से ऐसे हिलते हिलते पूरे खड़े हो गए और गरजे। दुबे जी गरजे, मैंने दुबे जी पूरा गुस्से से चिल्ला कर बोले, सेठ जी आप घर बुला के हम लोग का अपमान करे, हमारा इंसल्ट करे पंडित लोग का। तिवारी जी भी आग बबूला हो गए, मतलब बहुत ही क्रोधित हो गए। वो बोले आप हमको घास और भूसा खाने के लिए बुलाए थे, आपको इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। पंडित लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, आपने ये गलत किया, आपको भगवान श्राप देगा, आपको ऊपर सब बुरा होगा, आपको फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे करके उन्होंने कहा। तब सेठ जी जो है वो क्या किए, नौकर लोग का आवाज लगाए। हाँ, और उनको बोले अरे मूर्ख सब, ये सब टोकरी हटाओ और अच्छे अच्छे पकवान का नाम लेते चले गए। हाँ, अच्छे अच्छे पकवान का, मालपुए, छोले, दम आलू, रसगुल्ले, पनीर, ये सब का नाम लेते चले गए। बोले वो सब कौन खाएगा, लेके आओ। यह सब सुनकर ब्राह्मणों का क्रोध गायब हो गया। कहावत है, ब्राह्मण नहाया तो गजब ढाया, अर्थात उसे नहाते ही भारी भूख लगती है। मिष्टान एवं प्रिय व्यंजनों के नाम सुनकर तो उनके मुंह में पानी भर आया। दुबे जी बोले, आजकल के नौकरों में बुद्धि तो है ही नहीं, कहो कुछ सुनते कुछ। तिवारी जी विनम्र भाव से मुस्कुराए और बोले, सेठ जी अब जल्दी भोजन मंगाइए, पेट में चूहे कूद रहे। सेठ जी बोले, घबराइए नहीं, मैं स्वयं भोजन लेकर आता हूँ। थालियां लगाकर सेठ जी और नौकर विभिन्न पकवान परोसने लगे। अब सचमुच वो ये सभी चीजें परोसी जा रही थी जिनके नाम सेठ जी ने गिनवाए थे। सब कुछ परोस दिए जाने पर सेठ जी बोले, महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। ठीक है, जब सेठ जी ऐसे ऐसे बोल दिए, अच्छे अच्छे पकवान का नाम लिए, ये पकवान सब का नाम सुनकर ही ब्राह्मण का गुस्सा गायब हो गया। तो लोग सोचे, बाबा अगर अभी हम लोग गुस्सा करते रहे तो शायद खाने को नहीं मिलेगा अच्छा अच्छा। उनका गुस्सा गायब हो गया। फिर एक कहावत है, ब्राह्मण नहाया तो गजब ढाया, मतलब जो पंडित लोग जब नहा लेते हैं ना तो उनको बहुत जोर से भूख लगने लगती है। तो और जैसे ही इन दोनों पंडितों ने सुना मिष्ठान माने मिठाइयों और प्रिय व्यंजन, अच्छे अच्छे टेस्टी खाना का नाम सुना, तो उनके मुंह में पानी भर आया। और एक पंडित बात को संभालने लगा, बोले आजकल के नौकर में बुद्धि नहीं है, क्या हम लोग बोलेंगे वो लोग क्या सुनते हैं। हाँ, और बोले जल्दी जल्दी खाना मंगाइए सेठ जी, भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब बहुत ही भूख लग रही है। ठीक है, सेठ जी बोले नहीं नहीं आप घबराइए नहीं। उसके बाद थाली लगा दिए, प्लेट लगा दिए उनके सामने और सारे पकवान परोस दिए। सेठ जी भी परोस दिए। हाँ, और वो सारे चीज पकवान परोसे जिनके नाम सेठ जी बोल रहे थे। उसके बाद सब कुछ परोस देने के बाद सेठ जी बोले, महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। ठीक है, मतलब खाना खाइए। दोनों ब्राह्मणों ने खूब छक्कर भोजन किया। विदा करते समय सेठ जी ने दोनों को 51 रुपए दक्षिणा भी दी। चलते चलते दुबे जी ने सेठ जी से अपने मन की बात पूछ ही ली। सेठ जी, आप हर एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते हैं ना? सेठ जी ने उत्तर दिया, जी हाँ। अब पूछने की बारी तिवारी जी की थी, फिर नौकरों से भोजन के स्थान पर घास और भूसा परोसने की गलती कैसे हो गई? ठीक है, तो दोनों ब्राह्मणों ने खूब छक्कर भोजन किया, मैंने पूरा पेट भर कर बहुत ही खाना खाया। हाँ, जब वो लौट जाने लगे तो सेठ जी ने दोनों को 51 रुपए दक्षिणा दिया। 51 रुपीज सेठ जी ने दोनों ब्राह्मण को दिया। ठीक है, दक्षिणा दिया जाता है ना पंडित लोग को। फिर अभी तक ये दोनों ब्राह्मण के मन में कंफ्यूजन था कि सेठ जी तो हर बार पूजा कराते हैं, इसलिए उन लोगों को कंफ्यूजन था। उन्होंने सेठ जी को पूछा, सेठ जी आप तो हर एकादशी को उपवास रखते हैं, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हर मंथ में आपके नौकर लोग को भी पता है कि आप भोजन कराते हैं, फिर नौकर लोग घास और भूसा कैसे रख दिए हम लोग के सामने? ऐसा गलती वो लोग कैसे किए? तब सेठ जी क्या बोले, नौकरों से गलती नहीं हुई थी, मैंने ही आज्ञा दी थी कि घास और भूसा रखो। सेठ जी कहने लगे, महाराज गलती नौकरों से नहीं हुई थी, वे मेरी आज्ञा से ही भूसा और घास रख कर गए थे।
दोनों पंडित चकित हो उठे, उनके होठों पर एक ही प्रश्न था, तब आपने ऐसा क्यों किया? सेठ जी बोले, आप दोनों ने एक दूसरे का परिचय ही कुछ ऐसा दिया था। एक ने दूसरे को बैल बताया था जो भूसा खाता है, और दूसरे पहले को गधा बताया जिसे घास अधिक प्रिय होती है। इस प्रकार मैं आपको समझाना चाहता था कि परस्पर एक दूसरे की जड़ें काटने पर आपको दूसरों से सम्मान पाने की आशा करना व्यर्थ है। उचित यह है कि जब आप एक दूसरे के गुणों को पहचानेंगे और उनका सम्मान करेंगे, तब आत्म प्रशंसा किए बिना ही आप अपने गुणों का दूसरों से बखान सुन सकेंगे। सेठ जी क्या बोले? मेरे नौकर से गलती नहीं होती, हम ही उन लोग को ये परोसने के लिए बोले थे। तो दोनों पंडितों के ओठों पर, माने उनके मुंह पर, उनके लिप्स पे एक ही क्वेश्चन था कि आप ऐसा कैसे क्यों किए सेठ जी? तब सेठ जी बोले कि आप दोनों अपना परिचय ही ऐसा दिए थे, अपना इंट्रोडक्शन ही मुझे ऐसे दिए आप दोनों। जब मैं एक दूसरे, आप लोग दोनों से अलग अलग एक दूसरे के बारे में पूछने लगा, एक कोई अपने आप को बैल कहा, एक कोई दूसरे को, एक कोई ने तिवारी जी ने दुबे जी को बैल कहा और दुबे जी ने तिवारी जी को गधा कहा। तो बैल और गधा क्या खाते हैं? घास और भूसा ही, भूसा और घास ही खाते हैं, इसलिए मैं भूसा और घास रखवा दिया आपके सामने। फिर सेठ जी उनको समझाए कि एक दूसरे की जड़ें काटने पर, मतलब आप लोग जो एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा बता रहे हैं और दूसरे का बुराई कर रहे हैं, तो इस तरह क्या हो रहा है? दूसरे की आप बुराई कर रहे, सुनने वाला सोचेगा ओहो उस दूसरे पंडित को कुछ नहीं आता है, और उसको पूजा पाठ के लिए कभी नहीं बुलाएगा। तो इस तरह तो आप उसका काम ही खत्म कर देंगे। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं आप एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, एक दोनों का रूट्स ही खत्म कर दे रहे हैं। तो जब आप एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, एक दूसरे का काम धंधा ही पूरा खत्म कर देंगे, तो आपको दूसरे लोग से क्या रिस्पेक्ट मिलेगा? ये आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे, आशा करेंगे कि दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो ये व्यर्थ है, ये बेकार है। कोई आप लोग को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सही होगा कि आप एक दूसरे का गुड क्वालिटीज को पहचान ले और उनका सम्मान करेंगे। मतलब आप उनके गुड क्वालिटीज के बारे में ही, एक दूसरे के गुड क्वालिटीज के बारे में ही बोलेंगे। तब आप आत्म प्रशंसा किए बिना, मतलब अपनी तारीफ खुद ही किए बिना, आप अपने गुणों का दूसरों से बखान सुन सकेंगे। क्या होगा? आप तिवारी, वो कहना चाह रहे कि तिवारी जी आप दुबे जी के अच्छे गुण के बारे में बोलिए, दुबे जी आप तिवारी जी के अच्छे अच्छे गुणों के बारे में बोलिए। ऐसा करने पे दूसरे लोग भी आप लोग के अच्छे गुणों के बारे में बोलेंगे। आप लोग को खुद अपने गुणों के बारे में किसी से नहीं बोलना पड़ेगा, दूसरे लोग आपके अच्छे गुणों के बारे में बोलेंगे। दोनों ब्राह्मण लज्जित हो गए, उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। उस दिन उन्होंने निश्चय कर लिया, अब हम दूसरों के गुण देखेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। दूसरों के अवगुणों का बखान करना नहीं, उनके गुणों की प्रशंसा करना ही अब हमारे जीवन का ध्येय होगा। दोनों ब्राह्मण पूरा लज्जित हो गए, बहुत ही उनको शर्म आ रहा था कि हे भगवान, हमने अपने एक दूसरे का कितना बुराई कर दिया। अपनी गलती पे पश्चाताप हो रहा था, मैंने बहुत ही उनको अपनी गलती पे दुख हो रहा था कि हमने गलत किया, फील हो रहा था। दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम एक दूसरे का खाली अच्छा अच्छा बात देखेंगे, गुण देखेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे, और एक दूसरे की प्रशंसा भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। एक दूसरे के अवगुणों का बखान नहीं करेंगे, बैड क्वालिटीज का बखान नहीं करेंगे, एक दूसरे के गुणों का प्रशंसा करेंगे, एक दूसरे के क्वालिटीज का, गुड क्वालिटीज का तारीफ करेंगे। यही हमारे जीवन का ध्येय होगा, माने हमारे लाइफ का हमारा ही यही ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह पंडित जी ने दोनों को सही बात समझा दिया, सेठ जी ने दोनों पंडितों को सही बात समझा दिया, है ना। ये लेसन आप लोग को पसंद आया ना? अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अच्छे से सुनिए वीडियो को, तो लेसन पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। थैंक यू।